Celebrations, visuals of celebrations coming in from Hyderabad, understandably, because there is going to be a credit war in all of this. K. Kavita from the BRS, KCR's daughter, had actually sat in on a dharna in Jantar Mantar asking for women reservation. So a big chunk, in terms of the credit, K. Kavita or the BRS would want to stake claim to. The Congress continues to say that it is Apna bill. Sonia Gandhi did so when she was coming into the old building of the Parliament, now called the Constitution House, early this morning, and she had said, "Ye to Apna bill hai." But we're going to continue to see visuals of celebration. But once again, viewers, I want to come back to the bill, the fine print of this bill. What does this mean for India? What are the implications for it in the upcoming election? One thing that Himanshu laid bare was the fact that after it clears from both houses, then it will need to be cleared from the state assemblies with 50% of the people clearing that bill. This is the reason why it has to happen, because there's a constitutional amendment that is involved, and 2/3 of both houses will need to clear it. 2/3 majority चाहिए होगा both houses में, हिमांशु? देखिए, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जो है 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है, लेकिन उसपे प्रीति जो एट प्रेजेंट एमपी होते हैं जी, वो 50% से ज्यादा होने चाहिए और उसके 2/3 होना चाहिए। तो सरकार के पास वैसे भी लोकसभा राज्यसभा में किसी भी तरीके के नंबर्स की जो है वो कमी नहीं है। और मेरा मानना है, वैसे भी कांग्रेस ने कहा है हम सपोर्ट करेंगे, बीआरएस कह रही है हम सपोर्ट करेंगे, बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस तमाम, और मायावती की तरफ से स्टेटमेंट आया है, आरजेडी, जेडीयू ने भी कहा है हम सपोर्ट करेंगे। तो तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से ये बिल जो है रुकेगा, ना लोकसभा में, राज्यसभा में। 2010 में जब ये बिल लाया गया था तब राज्यसभा में पास हुआ था, हो हल्ले हंगामे के बीच में होता, मार्शल का प्रयोग हुआ था। कई दशकों के बाद जो है सदन में मार्शल्स का प्रयोग हुआ था, वो महिला आरक्षण बिल पे हुआ था। उसके बाद लोकसभा में इस बिल को जो है कम्युनिकेट कर दिया गया था, लेकिन इस बिल को वहां पर जो है पास करने के लिए नहीं लाया गया था, चर्चा और पास करने के लिए। तो ये बिल जो बात कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी कही कि वो लैप्स कर गया, 14th लोकसभा के साथ ही वो लैप्स कर गया था बिल, और इसीलिए जो है वो इनका ये मानना है कि अब ये बिल नए सिरे से लाया गया। इसमें 1-2 अमेंडमेंट है, क्योंकि जो पुराना बिल था उसमें इंडियन एंग्लो के लिए भी था, तो वो कुछ क्लॉजेस को हटा के लाया गया है। अमूमन अगर देखेंगे तो ये बिल लगभग सिमिलर है। तो ये जो 5 चुनाव आ रहे हैं, इसमें ये तभी पास होगा, हिमांशु, और काफी सारे, अगर आप देखें मध्य प्रदेश में तो लिस्ट भी काफी आउट हो चुकी है ऑलरेडी। नहीं, लिस्ट भी आउट हो चुकी है, लेकिन ये देखना होगा कि विधानसभाओं से इसको पारित कराना जरूरी है या नहीं है। वो बिल के अंदर अमेंडमेंट्स है या नहीं है, वो देखना है, क्योंकि विधानसभाओं के लिए भी आप कह रहे हैं कि विधानसभाओं के अंदर भी जो है ये रिजर्वेशन लागू होगा, यूनियन टेरिटरी में लागू होगा, तो उसके लिए ये जो है आर्टिकल 290 है, उसमें देखना होगा कि उससे पास कराना जरूरी है या नहीं है। 50% से ज्यादा, जहां तक मुझे जानकारी है, जो 2010 में बिल आया था उसको 50% से ज्यादा विधानसभाओं से पारित कराने के बाद ही ये बिल जो है वो कानूनी रूप ले पाता। हिमांशु, बने रहिए। नलिनी भी हमारे साथ जुड़ रही है। नलिनी is also joining us right now, as well as my colleague Polumi Saha, who's also now joining us. Himanshu is leaving. I'm going to ask a quick question with Himanshu before he leaves. Himanshu, तो ये बात तय है कि लोकसभा में ये रिजर्वेशन होगी इन ऑल प्रोबेबिलिटी, अगर ये बिल क्लियर होता है। अब बात आती है कोटा विद इन कोटा की, तो इसमें जो ये महिला आरक्षण कोटा है, उसमें जो SC/ST कोटा है, अब वो जो पहले ही रिजर्व सीट्स है उन्हीं में लागू होगा। देखिए, बिल्कुल उन्हीं में SC/ST का कोटा जो है वो लागू होगा, और ये कोटा उसी तरीके से लागू होगा जिस तरीके से लोकसभा में अभी तक चल रहा है। जो जनरल कैटेगरी उसमें चल रहा है पैटर्न पे, उसी पैटर्न में होगा। अगर 181 महिलाएं हैं तो उसमें कोटा भी रहेगा वुमेन्स के लिए, SC और ST के लिए, OBC के लिए नहीं रहेगा। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड है प्रीति कि इसमें OBCs के लिए भी रिजर्वेशन किया जाए। अगर आप रिजर्वेशन OBC के लिए करते हैं और SC/ST के लिए सिर्फ लोकसभा में लाते हैं, OBCs के लिए सीट जो है वो लोकसभा या विधानसभा में रिजर्व नहीं रहती है, उनकी डिमांड है उसको भी इसी में किया जाए बस। अब एक यही सरप्राइज है, या अब हम देख रहे हैं, क्योंकि एक और चीज अभी आ रही है कि मुझे लगता है प्रीति एक और सरप्राइज बाकी है। 21 तारीख को एक ऐसा सरप्राइज आएगा, यूनियन टेरिटरी वाला। अभी तक विपक्ष जो है कई महिला आरक्षण पे साथ दे रहा है,
21 तारीख को एक ऐसा बिल मुझे लगता है लाया जा सकता है जो बहुत सरप्राइजिंग होगा और विपक्ष उसका विरोध करता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। हिमांशु has left us with something to take forward into the conversation with Poulomi and Nalini as well. 21st, which is the second last day of the special session of the parliament, that there is going to be another big surprise or the big dhamaka that the government has in store, and the opposition benches will not be in line with the treasury benches there. It's going to be explosive politically in terms of dissent is what we have been given to understand. Lots of probabilities there. We're going to give it to our viewers, but the day today belongs to a historic bill that was tabled in Parliament. I want to quickly bring in my colleague Nalini and Poulomi Saha into this conversation. Nalini, would you take us through the fine print where this bill is concerned? Number one, it will entail a constitutional amendment for sure. Well, Preeti, there's no other way of going about it, and they would have had to bring in a Constitutional Amendment Act to make this happen. But what does this bill really contain? There are 4 main clauses that they are trying to change, rather introduce through the new bill. There is one new addition to Article 239AA that specifically deals with the governance of Delhi, along with 3 new articles that are being introduced to make this reservation happen. Mainly, it is with regard to the reservation for women, 33% within the Legislative Assembly of Delhi, within the lower house, which is the Lok Sabha, the House of the People, along with all other state legislative assemblies. Now, what it says is that in the general seats, the seats for which there is direct a contest for during the elections, 1/3 of those seats will be reserved for women, along with 1/3 of the seats that are specifically reserved for SC/STs. So, keeping that in mind, there's going to be, like you and Himanshu were just having a conversation, a quota within a quota where 1/3 of the seats that are reserved for SC/STs now will also be reserved for women from those communities, so there can be greater representation of the backward communities within the legislative assemblies as well as the parliament. Along with that, there is also another new article that is being introduced, which is Article 334A, I beg your pardon, which specifically talks about when this entire reservation is going to come into effect. And it says that only after a delimitation exercise is carried out will the reservation come into effect. It's going to be in effect for 15 years, which is, of course, not a hard deadline. It's subject to what the parliament decides at the end of it. But for now, the limit that's been given is been for 15 years. And it also says that before every cycle, there will be a rotation with regard to the delimitation exercise and also the rotation of the seats.